स्वागत है आप सभी का नीरज तिवारी एक सोच कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बजट सत्र पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि कल से बजट सत्र स्टार्ट हो चुका है और हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी बजट सत्र के पेश की शुरुआत की। उनमें बहुत सारी बातें निकल कर आई। मैं उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करूँगा, मगर 2-3 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे अपने देश के युवा भविष्य, हमारे जो भविष्य है युवा, उन सभी पर बात करेंगे। हमारे देश के जो युवा हैं आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास समय है, हर कोई बेरोजगार है। मैं बेरोजगार की फिर से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बीमार है। मैंने आपको पहले बताया था, उसका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आप बीमार क्यों हैं, मैंने बेरोजगारी को बीमार क्यों कहा था, उसका मैं जवाब आज दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बोलते हो कि हम बेरोजगार हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेरोजगारी को दूर हटाने के लिए स्वावलंबी बनिए, मेक इन इंडिया के तहत स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए। चलिए इन सभी बातों पर बात करूंगा, मगर मैं आप युवा वर्गों पर बात कर रहा हूँ। आप स्वावलंबी हैं? नहीं है। आप 24 आवर्स मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, आप 24 आवर्स फ्री रहते हैं, मगर सिर्फ आप उस मोबाइल में क्या देखते हैं, आप उस मोबाइल का यूज किस प्रकार से करते हैं, ये हमें बताइए। क्या सही दिशा में आप अपने मोबाइल का यूज करते हैं? क्या एक सही वे में उपयोग करते हैं अपने मोबाइल का? आप सिर्फ वल्गर चीज़ों को देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं और उसी को सर्च करने में 24 आवर्स लगे रहते हैं अपने मोबाइल पर। आप अपने मोबाइल से कितना नॉलेज अध्ययन करते हैं, ये बताइए हमें। या नॉलेज की कितनी बातें अपनी जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल में देखते हैं? देश विदेश में क्या हो रहा है 24 आवर्स में कितने बार आप देखते हैं? कभी देखा है? बजट सत्र पेश हुआ, बजट सत्र में क्या क्या पेश हुआ? हम बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो हम बेरोजगारों के लिए क्या योजनाएं आई आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता है, क्योंकि आप, मैं नाम नहीं रखूंगा, अभी फेसबुक पे बहुत सारे वल्गर वीडियो बना रहे हैं, उन सभी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। देख रहा हूँ काफी तेजी से वो लोग वायरल भी हो रहे हैं। 50-50 मिलियन, 60 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उन सब वीडियो पे। देश हमारा कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जो चीज वो लोग कर रहे हैं आप उन सभी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो तो रोजगार के तौर पे अपना उसको पेशा बना लिए हैं, वो अपना वही अंग प्रदर्शन करके ही पैसा कमा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी समय और अपनी भविष्य दोनों को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ वो चीज देखकर। मैं कहता हूं दोस्तों, आपको रोजगार चाहिए, आप भी मोबाइल पर लग जाइए, क्रिएटर बनिए, आप भी यूट्यूब पर क्रिएटर बनिए। अपने डेली वीडियो, डेली ब्लॉग ही आज के डेट में ट्रेंडिंग कर रहा है। ब्लॉग जो आप दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ व्यतीत कीजिए, उस फैमिली के साथ वीडियो बनाइए और उसको अपलोड कीजिए, दुनिया को दिखाइए कि हम क्या करते हैं, हमारा दिनचर्या क्या है, हमारा डेली रूटीन क्या है। आपको शर्म आने लगेगी कि हमारा डेली रूटीन क्या है। जिस दिन आप डेली रूटीन दिखाने की हिम्मत कर लिए, उस दिन से आपको किसी के सामने बेरोजगार कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आप स्वावलंबी हो गए हैं। आपके पास उसी दिन से रोजगार आ गए हैं। आपको पैसा कमाने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। तो दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, ये प्रोग्राम नीरज तिवारी एक सोच इसी वजह से रखा है क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक सोच प्रकट कर सकता हूँ आप सभी के समक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आगे क्या बोलूँ, आप सभी खुद समझदार हैं और छोटे भाई की अगर बात गलत लगी हो तो क्षमा करना, मगर मेरी बात कड़वी हो सकती। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जैसे कि बोल रहे थे कि बजट सत्र में हंगामा होगा, चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव के टाइम से हमारा सत्र जो है हमेशा बाधित रहता है। तो हम देशवासी अब तो कभी से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि जब एक राज्य के चुनाव जब होती है उसी टाइम पूरे राज्य के चुनाव कर दिया जाए, एक साथ पूरे राज्य के चुनाव हो, एक साथ लोकसभा के चुनाव तो एक बार अलग कर ले, अपना बात अलग है, पार्लियामेंट के चुनाव, मगर कभी इस राज्य के चुनाव, कभी उस राज्य के चुनाव, कभी उस राज्य के चुनाव, कभी उस राज्य के चुनाव। हमारे देश में हमेशा चुनाव ही चुनाव रहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के विधायक, हमारे देश के सांसद सभी चुनावों में व्यस्त रहते हैं। कोई भी योजना धरती पर अभी तक सफलपूर्वक नहीं हो पाई है। आपने बात की थी कि साल 2022 तक किसानों के आय में 3 गुनी वृद्धि की जाएगी। अभी हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने बोला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ लोगों को, ये शायद एक्चुअली मैंने अभी अपना नोट नहीं बनाया, सुबह उठा, मैंने अभी सुबह का समय मैंने उठा देखा, उसके बाद ये बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट 11 करोड़ लोगों को बोले कि लाभान्वित किया है और उससे हमारे देश में किसान लोगों को आय में बढ़ोतरी होगी और किसान लोग हमारे, हम किसान लोग हमारे क्या, हम किसान लोग खुशहाली की जिंदगी जिएंगे। मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री जी और देशवासियों से, आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या किसान भाई आप सब सरकार के 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपया जो मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, क्या उससे आपकी जिंदगी कट जाएगी? ये सवाल आप सभी देशवासियों से है, ये सवाल आप सभी किसानों भाइयों से है कि क्या 6,000 में आपकी आय में 3 गुनी वृद्धि हुई है? क्या आप खुश हैं? नहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के किसान आपके 6,000 रुपए देने से खुश नहीं होंगे जब तक समय से
आज के देश में मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में हमारे यहाँ खाद की इस तरह से महामारी चल रही है कि हमारे यहाँ किसान गर्दन कट रहे हैं खाद के लिए, ब्लैक में खाद मिल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये देने से हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। कैसे खुशहाल होंगे आप ही बताइए। जहाँ हमारे देश में किसानों की इतनी समस्या को फेस करना पड़ता है, वहाँ पे आपका किसान किस तरह से खुशहाल रहेंगे। आपके पैक्स समय पर न धान खरीदते हैं न कुछ खरीदते हैं, कहाँ से किसान खुशहाल रहेंगे। खैर छोड़िए, दूसरी बात मैं आपको बात कर रहा हूँ बेरोजगारी पे बात की है। हमारे रामनाथ कोविंद जी ने बोले कि देश में मेक इन इंडिया एंड स्वरोजगार के तहत बहुत सारे रोजगार मिले हैं। मैं आपको बात कर दूँ कि हमारे देश में इसकी गणना है कभी। मैं राष्ट्रपति महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक लिखित गणना बनाइए कि हमारे देश में मेक इन इंडिया के तहत कितने लोगों को रोजगार मिली, स्वरोजगार के तौर पर कितने लोग रोजगार से लाभान्वित हैं और कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, बेरोजगारी कितनी दूर हुई है, आप हमें बताइए। आप वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हो, लोगों पे लाठी चार्ज करा रहे हो। आरआरबी एनटीपीसी, मैं अभी रेलवे की बात कर रहा हूँ, पिछले 4 सालों में एक एग्जाम आपका क्लियर हुआ, उसमें भी आपकी धांधली चल रही है। आप बोल रहे हो हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किस तरह से आप रोजगार दे रहे हैं। हमारे देश के जो युवा भविष्य है वो रेलवे ट्रैक पे मार खा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और आप उनको जेल में डाल रहे हो, उनको मार खिलवा रहे हो पुलिस की लाठी से। आप बोल रहे हो कि हमारे देश के युवा हमारे देश के भविष्य है। किस तरह का भविष्य, यही भविष्य है। आप तो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये पिछले 5 सालों में आपने कितने रोजगार दिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या मैं बिहार सरकार की बात कर रहा हूँ। बिहार सरकार की इतनी निकम्मी सरकार है। मैं बिहार सरकार की अभी बात करूंगा। अभी मेरे ध्यान में आया कि बिहार सरकार अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो टीचर लोग हैं, मास्टर लोग हैं, उनको अब नया एक योजना आया है कि उसमें कि अब दारू बंदी, जो दारू है, दारू स्मगलर है, उनको पकड़ने के लिए अब टीचर लोग का यही काम बचा हुआ है ना। पहले पैखाना के लिए जाते थे, स्वच्छता अभियान के लिए जाते थे, अब दारू पकड़ने जाएंगे। पढ़ाई हो कहाँ रही है। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, कहाँ शिक्षा है आपकी। सारे टीचर तो आपके व्यस्त है इधर उधर। कोई आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाने में व्यस्त है, तो कोई स्वच्छता अभियान के तहत व्यस्त है, तो कोई आपका मानव श्रृंखला के लिए आप लगे रहते हो। ये सब क्या है। आप बोल रहे हो कि शिक्षा, आप लोगों ने शिक्षा को चौपट कर दिया, आपने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता हूं इतनी बातों को खोलना, बहुत सारी बातें हैं, ये हमारी एक व्यक्तिगत सोच है। आप सबको अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बात कहूंगा नीरज तिवारी एक सोच कार्यक्रम के तहत मैं बातें जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, भले वो कड़वी लगे, चाहे वो सरकार को कड़वी लगे या आम पब्लिक को कड़वी लगे, मगर मेरी बातें सच होगी। मैं बातें करूंगा, बेरोजगारी पे बातें कर रहा था, तो बेरोजगारी का हाल तो आप लोग जान ही गए हैं कि किस तरह से हमें रोजगार मिली है और कितनी रोजगार मिली है। उसको लिए भी मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मेक इन इंडिया के तहत बेरोजगार दिया। और बात करूँगा तीसरी, एक थी महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, महिला को बढ़ाने के लिए, महिला को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। उसमें एक स्लोगन, एक नारा निकला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही सुंदर नारा है। और आज के डेट में हमारे देश में महिला वर्ग जो है, आज से पहले क्या मतलब, जैसे जैसे देश एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे देश के नागरिक भी एडवांस होते जा रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि महिला के लिए हम स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशली तौर पर एक ये कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनको पहले दबाया गया था, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इस बात को झुठला नहीं सकता हूँ। ये सच है कि जिस तरह से लड़का और लड़की में भेद रखा जाता है, हमारे सोसाइटी में लड़का और लड़की में भेद रखते हैं लोग, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर ये गलत चीज़ है। महिला की सोच जो होती है उसको ये डाल दिया जाता है कि आप दुर्बल हैं, और वो दुर्बल बनकर रह जाती है, क्योंकि सोच से ही सब चीज़ होता है। और सोच मजबूत, यही सोच वही राह। एक कहावत है कि जहाँ सोच वही राह, तो वही सोच है कि महिला कमजोर है, मगर महिला कमजोर नहीं है। आज के डेट में महिला पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी आगे हैं, और इस तरह से जैसा चल रहा है वो आगे बढ़ते रहेंगी। और पुरुष लोग, मैंने बता दिया ना कि 24 आवर्स मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं, बस वहीं पे व्यस्त रहेंगे। और हमारी देश की युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो चुकी है। खासकर युवा पीढ़ी में आपको छोटे बच्चे की भी मैं बात करूँ तो वो लोग भी बर्बाद हो चुके हैं। मैं रियल धरती पे बात कर रहा हूँ। आज के डेट में हमारे राष्ट्रपति जी ने बात की, हमारा देश डिजिटल हो चुका है। मैं मानता हूँ कि हमारा देश डिजिटल हो चुका है काफ़ी तेज़ी से। लॉकडाउन की भी बात आई थी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने कोरोना काल की भी बात की अपने बजट सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कोरोना काल में भी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया। मैं आपकी हर एक बात को कहूँगा, क्योंकि आपने कहीं कहीं सही है तो कहीं कहीं गलत है। मैं आपको ये नहीं कि मैं डेमोलाइज कर रहा हूँ, सरकार की सिर्फ कमियाँ गिना रहा हूँ। सरकार की जो उपलब्धि है मैं उसको भी रखूँगा। सरकार की उपलब्धि हमारे कोरोना काल में बहुत बड़ी रही है कि हमारे देश में जिस तरह से अभी कोरोना काल में हमारे डॉक्टर, नर्स या सभी वर्ग के लोग जिस तरह से सहायता प्रदान की दूसरों को, सरकार भी उसमें कदम से कदम मिलाकर चली है। थोड़ी बहुत फेलवर है कहीं कहीं, तो थोड़ी बहुत खैर आप सभी जानते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे देश के नागरिक भी साथ में आए। उसमें एक नया उभरता चेहरा सोनू सूद जी भी आए। बहुत सारे लोगों ने मदद की। सोनू सूद को भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश में जिस तरह कोरोना काल में लोगों की सहायता प्रदान की, वो एक सराहनीय कदम थी। ऐसे ऐसे लोग हैं तो हमारा देश कभी रुकेगा नहीं, कभी पीछे हटेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। और आप जैसे लोगों को ही हमारे देश की ज़रूरत है। इसकी वजह से मैं सोनू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ। कोरोना काल में एक भयानक स्थिति थी, ये पूरे विश्व की एक बड़ी महामारी के तौर पर उभरी।
जिसमें हम भारत ने काफ़ी अच्छी तरह से इस पर निजात पाई। और अभी भी कोरोना काल चल रहा है और हमारा देश बहुत मजबूती से कोरोना को मात दे रहा है। हमारे देश में टीकाकरण की बात करें तो बहुत तेज़ी से टीकाकरण किए जा रहे हैं। लगभग 150 करोड़ लोग आबादी को टीका दी जा चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने में। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ उनकी निकम्मी बातों को भी मैं गिनाना चाहूँगा। इस कोरोना काल के आड़ में जिस तरह से आपने बोला डिजिटलाइजेशन की बात बोल रहे थे, सारे स्कूल बच्चे के भविष्य जिस तरह से बंद किए गए हैं, रोजगार भविष्य मतलब आप रोजगार समझ लीजिएगा, सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षा की हो नहीं रही, पढ़ाई तो हो नहीं रही, एजुकेशन के संस्थाएं सारे बंद है, लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं। खैर, कितना मोबाइल से पढ़ते हैं ये उनके पेरेंट्स जानते हैं। और यही मोबाइल आज के डेट में हमारे देश के युवा के लिए काल बन चुका है। यह एक अभिशाप बन चुका है क्योंकि लोग इसको अपने सही ढंग के लिए कम गलत उपयोग में ज़्यादा ला रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स लोग आप भी ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। आप कभी यूट्यूब खोलिएगा, आपके बच्चे जो सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार जो भी सर्च करते हैं वो सजेस्ट के तौर पे यूट्यूब पे उनका दिखता रहता है कि क्या, क्योंकि यूट्यूब और गूगल का यही फंडा है कि आप जो सजेस्ट सर्च कीजिएगा वो आपको नेक्स्ट टाइम से सजेस्ट करने लगेगा कि आप उस टाइप में जिस टाइप में रुचि रखते हैं वो खुद से वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो वो देखिएगा कि उसमें कितना क्या है, कैसे है, आप समझ जाइएगा। तो मैं डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। मोदी जी, हमारे डिजिटलाइजेशन के तहत हमारा देश डिजिटल तो हुआ है मगर बर्बाद हो गया है। और बर्बाद करने में हमारे देश की राजनीति की बहुत बड़ा योगदान है। हमारा देश बर्बाद हो रही है और ये एक राजनीति के तहत हो रहा है। अभी यूपी चुनाव हो रही है। यूपी चुनाव में जिस तरह से वोट बैंकिंग के लिए जितना मारामारी हो रही है, जितना पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जितना रैलियों पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उतना पैसा देश में किसानों पर, आम नागरिकों पर या शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। तो वो अपने में एक उपलब्धि की बात कर रहा था। तो महिला की मैं बात कर रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे देश की बच्चियां बहुत आगे जा रही है, मगर महिला सशक्तिकरण और महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है, ये स्लोगन जो है, मुझे लगता है कि ये एक डरावने वाली भयानक शब्द है। बेटी बचाओ, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सरकार के जितने भी पावरफुल राजनीति से रिलेटेड लोग हैं उन सभी से बेटी को बचाओ। यह सुनने में बहुत ही भयानक और अपने में बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के राष्ट्रपति जी, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो जो मुद्दे पे बात किए हैं उन सभी मुद्दों को एक बार फिर से रियलाइज कीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि 100% उसमें दें। किसानों को 2,000 रुपये, 6,000 रुपया कर 6,000 को 2,000 रुपये में 3 बार डिवाइड करके देने से हमारे किसान मजबूत नहीं हो जाएंगे। आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला देने से हमारे देश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। आपके एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के योजना चला देने से हमारे देश में महिला को मजबूती नहीं मिलेगी। इसके लिए एक ठोस कदम मजबूती के साथ उठानी पड़ेगी। और हमारे देश नहीं, मैं अपने राज्य की निकम्मी सरकार से बात करना चाहता हूँ। श्री नीतीश कुमार जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप, नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आप शिक्षा व्यवस्था को धाराशाही कर रहे हैं, टीचर लोग को हवलदार बना दिए हैं ना, सुधर जाइए। अगली बार आपकी सरकार, मैं सरकार की बात नहीं करूँगा, खैर यह एक बहुत ही गलत कदम है। मास्टर लोग को, हमारे टीचर लोग को, सिर्फ मास्टर लोग को मास्टर ही रहने दीजिए, हवलदार मत बनाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उनका काम है लोगों में शिक्षा प्रदान करना, बस वही करने दीजिए। उसके लिए अलग से अगर हो सके तो पुलिस प्रशासन जो है ना, वो अब पुलिस प्रशासन से तो हो नहीं रही है, सरकार से तो हो नहीं रही है, तो एक अलग से टीम उसके लिए आप या सीआईडी को बुला लीजिए ना, सीबीआई को बुला लीजिए कि कहाँ से कैसे हो रही है, दया पता लगाएगा। ठीक है, खैर आज के कार्यक्रम में मैंने बहुत सारी बातें की, अपनी मन की बातें की। मोदी जी जिस तरह से मन की बातें चलाते रहे हैं, मैंने भी सोचा कि नीरज तिवारी एक सोच के माध्यम से मैं अपना मन की बात आप सभी के सामने रखूं। ये मेरा पहला इस तरह का वीडियो है। हो सकता है कि मेरे शब्द में थोड़ा सा कहीं शब्द कहीं रिपीट हुए होंगे, थोड़ा सा उसमें लड़खड़ाए होंगे। इन सबों को आप क्षमा चाहता हूँ। इन सबों से आप इन सब बातों को इग्नोर कीजिएगा और मेरा जो थॉट है, जो सोच है, उसको देखिएगा और मुझे सहायता प्रदान कीजिए कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों के बीच मैं अपनी बात को रख सकूं। और मैं चाहता हूं कि अभी मेरे सब्सक्राइबर जो है बहुत कम है, इस वजह से हमारा वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं जा पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग जो लोग देख रहे हो, तो इस वीडियो को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों से बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे मन की बात उन लोगों के पास जाए। अगर अच्छा लगे तो मेरे बातों को थोड़ा सा सोच विचार करके उसमें जो सही और गलत है उस पर कमेंट करें कि मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, ताकि मैं अपने सोच को सुधार सकूं। मेरा सोच क्या है उसे पता चलेगा कि मैं किस वे में हूं।
धन्यवाद।